जय हिंद दोस्तों। आज हम एग्जाम पेज से सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सोलर सिस्टम से विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी परीक्षाएं होते हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का, चाहे एलआईसी का, असिस्टेंट का, या फिर स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन जो भी आते हैं सोलर सिस्टम से, उसको लेकर के आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और हर एक एग्ज़ाम में यही रिपीट करता जाता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को गौर से समझें, गौर से देखें। तो हम लेते हैं सोलर सिस्टम से पहला क्वेश्चन कहता है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत कहाँ पर है, किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया। तो निक्स ओलंपिया के बारे में आप जानते हैं। ये निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पर है? ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा पर्वत है। ये मंगल ग्रह पे है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। ये 3 गुना ऊंचा है ये माउंट एवरेस्ट से। और इसी मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है ओलिपस मेसी। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इसका नाम है ओलिपस मेसी। इसी मंगल ग्रह पे ये ज्वालामुखी इसी मंगल ग्रह पे है। तो निक्स ओलंपिया कहाँ पर है? ये मंगल ग्रह पर ये पर्वत है। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं सोलर सिस्टम की खोज किसने की। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कॉपरनिकस, दूसरा है केपलर, तीसरा है आर्यभट्ट, चौथा है न्यूटन। तो सोलर सिस्टम की खोज किसने की? तो सोलर सिस्टम की खोज कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस इसका आंसर होगा। केपलर ने ग्रह के गति से संबंधित नियम दिए थे। आर्यभट्ट का दूसरा अनुसंधान है, और न्यूटन तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉपरनिकस। तो पूछा जाए, ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, सौरमंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कहता है ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में जितने भी ये सन है, मान लो, तो सन के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो कहता है ये पृथ्वी, एक ग्रह अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर, जैसे ये पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, कोई भी ग्रह हो, तो सूर्य से निकटतम दूरी जब बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो कहते हैं एक ग्रह के अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा, जैसे शुक्र हो या पृथ्वी हो, मंगल हो, सूर्य से जब नज़दीक आता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को, सबसे न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं, इसमें से पहला है उपसौर्य। तो उपसौर्य को हम क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपसौर्य। इसको कभी कभी पेरीहीलियन के नाम से पूछ दिया जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन है पेरीहीलियन। ये पेरीहीलियन के नाम से जाना जाता है। कहता है एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर्य कहा जाता है। न्यूनतम दूरी उपसौर्य यानी पेरीहीलियन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? पेरीहीलियन। और अपसौर्य कहते हैं जब अधिकतम दूरी आता है। अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं? अपसौर्य। तो जैसे ये सन है और इसके चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाता है, तो ये सबसे न्यूनतम दूरी यहाँ पर बनता है, और सबसे अधिकतम दूरी जब पृथ्वी यहाँ पर हो तो अधिकतम दूरी बनता है, क्योंकि इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। और न्यूनतम दूरी कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर। तो सबसे न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर उपसौर्य कहते हैं। अधिकतम दूरी को अपसौर्य कहते हैं। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में सूर्य दिखाई देता है कब? तो पहला ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा है 23 सितंबर, तीसरा है 21 जून, और फिर 22 दिसंबर। तो 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, मतलब आधी रात को सन निकल जाता है। कब? 21 जून को नॉर्वे में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। पहले 9 होता था, प्लूटो को निकाल दिया गया सोलर सिस्टम से, अब वो बौने ग्रह कहलाते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में अभी 8 ग्रह हैं। तो कहता है इन 8 ग्रहों में 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो पृथ्वी और बृहस्पति के तो ग्रह हैं, पृथ्वी का उपग्रह हैं। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जिसको हम देखते हैं। अब बृहस्पति के भी कई सारे चंद्रमा हैं। बुध और शुक्र ये 2 छोटे छोटे ग्रह हैं। तो इसके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। और इसमें शुक्र के साथ शनि दिया हुआ है, इसमें शुक्र के साथ मंगल दिया था। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसमें ये ऑप्शन सही है कि बुध और शुक्र का
कोई उपग्रह नहीं है। इसमें शुक्र के साथ सन दे दिया, सन के साथ बहुत सारे उपग्रह है, इसमें शुक्र के साथ मंगल है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। इसके 2 उपग्रह, फोबोस और डिमोस। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखा जाता है, अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी किस रफ्तार से भ्रमण करती है सूर्य के चारों ओर? 28 किलोमीटर पर मिनट। इस रफ्तार से पृथ्वी क्या करती है? गति करती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा पहला। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है कब? तो न्यूनतम दूरी सबसे पहले अभी बताया मैंने, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी को उपसौरी कहते हैं, सॉरी, ये पेरिहीलियन के नाम से जाना जाता है, न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी कब बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर और डी ऑप्शन है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी बनता है। 3 जनवरी को क्या होता है? हर साल 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होता है, ये 3 जनवरी को, 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम, और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। यहाँ पर पृथ्वी होता है 4 जुलाई को और 3 जनवरी को यहाँ पे, तो 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी होती है, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है कहाँ पर? तभी बताया मैंने, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, तो 4 जुलाई इसका सही आंसर होगा। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होती है? अधिकतम दूरी होती है। जब अधिकतम दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपीहीलियन के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अपसौरी भी कहते हैं। एपीहीलियन कह लो या फिर अपसौरी कह लेते हैं, एपीहीलियन या अपसौरी के नाम से भी जानते हैं, अपसौरी के नाम से भी जानते हैं। ये स्थिति कब आता है? 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ और अंत तक इस वीडियो को देखें, अंत तक इस वीडियो में बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। अब अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? किसका स्पीड सबसे ज़्यादा है? तो कहता है शुक्र, बुध, शनि और बृहस्पति, पृथ्वी। तो इसमें सबसे बड़ा सबसे तेज स्पीड में कौन चक्कर काटता है? बुध। ये 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगा लेता है, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो बुध क्या है? सबसे तेज ग्रह है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज गति करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी का दोनों यह है मोशन, एक अपने एक्सिस पे घूमती है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है और एक सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है। अब कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितने समय में? 23 घंटा 51 मिनट 12 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 12 सेकेंड, 24 घंटा 11 मिनट 49 सेकेंड। कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है? तो ये लगभग 24 घंटा में, यानी इसका सही आंसर है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में ये क्या करती है? पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगा लेती है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में इसका आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात का होना होता है। दिन और रात इसी वजह से होता है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तारा, तो जितने सारे सन हैं वो तारा है। तो हमारा सन क्या है? सबसे नज़दीक है हमारे पृथ्वी का, हमारे सोलर सिस्टम में, तो सन ही हमारा आंसर होगा। तो सन भी एक तारा होता है, जितने सारे तारे हैं वो एक तरह का सन है, और जितने सारे सन आप देखते हैं सुने हैं नाम, वो तारा है। तो सबसे नज़दीक का, पृथ्वी के नज़दीक का तारा कौन सा है? सन। तो इसमें आंसर क्या आएगा? सन। आंसर था ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुब्धक। तो हमारा क्या आंसर होगा इसमें? सूर्य।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 21 मार्च, 22 जून, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये हमारा पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, इसको 0 डिग्री से गुजरता है, पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटता है। ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, गोलार्ध, गोलार्ध है। इधर ही दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को। और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को। इसका ठीक उल्टा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन क्या होगा? 22 दिसंबर को होगा। और उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन कहाँ पर होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बड़ा दिन 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, ये भी यहां पर मैं बता दूं। तो 22 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर मतलब पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना है। 22 सितंबर और 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यदि बड़ा दिन की बात करें तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आप इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एग्जाम पेज को, और जिससे हौसला बने और अच्छा वीडियो हम लेकर के आए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहता है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तभी मैंने बताया किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो 21 जून अभी बताया मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? तो आपको पता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? लगभग 6400 किलोमीटर इसका रेडियस है। तो इसमें सबसे बड़ा यही है, 12,750 किलोमीटर। 6400 का 128 हो जाएगा, लगभग इतना किलोमीटर, यानी 12,750 किलोमीटर इसका विषुवतीय व्यास है। पृथ्वी का 2 व्यास, एक इधर विषुवतीय व्यास, इधर पोल से पोल को जोड़ें, ये भी व्यास, ये थोड़ा छोटा होता है 64 किलोमीटर लगभग। ये विषुवतीय व्यास पृथ्वी का कितना है? 12,750 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12,750 किलोमीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहता है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसमें घूमने को क्या कहेंगे? एक है परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो अपने अक्ष पे जब पृथ्वी घूमती है उसको हम घूर्णन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको कहते हैं परिभ्रमण। तो इसमें क्या आंसर आएगा? घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर, काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है पृथ्वी की धुरी है क्या है? झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, वक्रीय है। तो पृथ्वी इतना थोड़ा सा झुका हुआ है, ऐसे ये पृथ्वी है तो इसकी एक्सिस से थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा ये 23.5 डिग्री इधर से झुका हुआ है, इधर से ये कितने का एंगल बनाता है? 66.5 का। तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है, तो इसका एक्सिस क्या है? झुकी हुई है। तो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, इधर से 23.5 डिग्री का, इधर से यदि हम करें 66.5 डिग्री का, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, झुकी हुई। ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया सीधा, इसका एक्सिस सीधा है। क्षैतिज, तो क्षैतिज भी नहीं है, वक्रीय तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? झुकी हुई। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन।
इसमें कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जा रहा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। इसमें है टाइटन। टाइटन जो शनि का उपग्रह है, ये शनि ग्रह का उपग्रह है, ये बड़ा। लेकिन मिरांडा जो है यूरेनस का है, यूरेनस का उपग्रह है। और चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह हो गया, ये पृथ्वी का हो गया उपग्रह। और गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है। तो ब्रह्मांड में मतलब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। उसके बाद टाइटन है जो शनि ग्रह का है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। मिरांडा यूरेनस का है। यूरेनस का एक और उपग्रह है जिसका नाम है एरियल। ये सब उपग्रह हैं। इसमें शनि में लगभग 30 उपग्रह हैं। शनि के लगभग 30 उपग्रह हैं। बृहस्पति के लगभग 28 उपग्रह हैं, इतना पता है। पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है। और यूरेनस के लगभग 21 उपग्रह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे सौरमंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है जिसका नाम क्या है? गैनीमेड। साथ में ये भी याद रखना है टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का। मिरांडा किसका है? यूरेनस का। इसका एक और उपग्रह है एरियल। मिरांडा के साथ साथ एरियल, ये भी इसका उपग्रह है यूरेनस का। चंद्रमा हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, पृथ्वी और शनि। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला पूछा जा रहा है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। शनि का जो वहाँ से एक पत्थर भी लाए तो पानी में तैरने लगता है। इसका जो डेंसिटी है यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम उसका बहुत ही कम है। किसका? शनि ग्रह का मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को डेंसिटी कहते हैं, यानी द्रव्यमान बट्टा आयतन। ये इसका घनत्व है, आयतन। ये तो शनि ग्रह का सबसे कम है, इसको हम क्या कहेंगे? घनत्व कहते हैं। ये सबसे कम है शनि ग्रह का। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये सबको पता है, इसको याद रखें। दोहराएं इसे। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक एक रे को पहुंचने में। ये सन से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है, सन के रे को पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस की खोज किसने की? हार्शल। हार्शल ने क्या किया? यूरेनस का खोज किया था। हार्शल। यूरेनस की खोज किसने की? हार्शल ने। गैलीलियो अलग क्या था? कोपरनिकस पृथ्वी गत के बारे, कोपरनिकस ने ग्रह के बारे में बताया और केपलर ने ग्रह के गत के नियम के बारे में बताया था। इसका आंसर क्या होगा? हर्शल। हर्शल ने क्या किया था? यूरेनस ग्रह की ग्रह की खोज की थी हर्शल ने। अगला क्वेश्चन कहता है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? सबसे अधिक ठंडा कौन सा है? जो सन से बहुत दूर है वो सबसे ज्यादा ठंडा होगा। तो नेपच्यून सबसे दूर है, तो नेपच्यून क्या होगा? सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। पृथ्वी, मंगल, बुध, इन चारों ऑप्शन में नेपच्यून हमारा सही आंसर होगा। तो ये सोलर सिस्टम में सन से सबसे दूरी पर यही है, तो नेपच्यून सबसे ज़्यादा ठंडा है। तो इसका आंसर होगा नेपच्यून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चांद पर है। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। ये रेत का मैदान है, एक बहुत बड़ा गड्ढा सा एकदम, चूंकि चांद पे ग्रेविटेशन है नहीं तो यहाँ के धूल एकदम शांत पड़े होते हैं बहुत दूर दूर तक, तो उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, जो कहाँ पर है? चांद पर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रमा। चंद्रमा इसका सही आंसर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से दिखने वाली सतह की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से जब हम चांद को देखते हैं तब चांद का कितना हिस्सा दिखता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 33%, 59%, 69% और 70%। तो पृथ्वी से जब हम चांद को देखते हैं तो हमें उसका 59% भाग दिखाई पड़ता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का उसका कुल सतह कितना प्रतिशत है? 59%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वे हैं मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और वरुण। तो इसमें कहता है
क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े हैं बहुत सारे, जो हमारे सन का चक्कर लगाता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी सा है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये ग्रह की एक पट्टी सी है, बहुत सारा बेल्ट है, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूरे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये भाग लिख दिया है, भाग होगा। कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। किरीट दिखाता है। इसी के कारण सूर्य ग्रहण के समय जो रोशनी थोड़ी सी मिलती है वो इसके किरीट, जिसको कोरोना के नाम से भी जानते हैं, कोरोना के नाम से भी जानते हैं। किरीट पोर्शन एक बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इसके आउटर पोर्शन से, सन के आउटर पोर्शन से हमें रोशनी मिलती है। तो इसको हम सूर्य ग्रहण के समय देखते हैं, रोशनी मिलती है, इसको कहते हैं किरीट। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के कारण है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, उपयुक्त में से सभी। कहता है चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पाती। चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये सन है, ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी का आ जाना होता है, जब तीनों एक सीध में हो जाता है, बीच में पृथ्वी आ जाए, एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्रमा, तब क्या बनता है? चंद्र ग्रहण। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो बुध ग्रह इसका आंसर होगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है बुध। बुध ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे करके इसका ऑर्डर है। तो सबसे निकट कौन सा है? बुध। पृथ्वी के निकट सबसे बुध है। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो नीला ग्रह सबको पता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी हमारा ऑप्शन होगा। मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र, यूरेनस। तो ये हमारा ऑप्शन होगा पृथ्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए सोलर सिस्टम से। तो जरूर देखिए इसको, अंत तक वीडियो को देखें और इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से बताएं। और इसके बारे में अपने भाई बहनों, छोटे बहनों, भाइयों से बताएं, ताकि सबके लिए उपयोगी है। हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो लाएं हम आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये सब। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।